टू आई एंड यू सक्सेस पॉइंट। वेलकम बैक। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे हम, और हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कि डीएनए के क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड उसे क्यों कहा गया है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस उसमें ऐड हुए हैं और किस तरह से वो एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में काम करता है। तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और नाइट्रोजनस बेस के बारे में। डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड होता है। तो इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस केवल ऐड हों, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज एक बार फिर से रिकॉल करने जा रहे हैं कि क्या है न्यूक्लियोसाइड और क्या है न्यूक्लियोटाइड, कौन सी राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर आरएनए को बनाती है या फिर डीएनए को बनाती है। इसके बारे में पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ किस तरह से कनेक्ट होती है, फास्फेट ग्रुप कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएनए की स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं। तो 2 नाइट्रोजनस बेस की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। यहाँ पे जो प्यूरिन है, ये 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस 1, 3, 7 और 9 पोजिशन पे है। एग्जाम्पल होगा इसका एडिनिन और ग्वानिन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडिनिन और ग्वानिन। कैसी स्ट्रक्चर है ये? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रही होगी इस इमेज में। एडिनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हमारा नाइट्रोजनस बेस है, जिसे हम कहेंगे पिरिमिडिन। ये जो पिरिमिडिन है, ये इसमें 3 जो है नाइट्रोजनस बेस आते हैं और ये 6 मेंबर नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें नाइट्रोजन 1, 3 पोजिशन पे है। कहाँ पे? 1 और 3 पोजिशन पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और जैसे इसके 3 एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल में पहला क्या है? साइटोसिन, दूसरा क्या है? थाइमिन, तीसरा क्या है? यूरैसिल। अब ये जो यूरैसिल है, ये यूरैसिल आपको आरएनए में मिलेगा, थाइमिन जो है केवल आपको डीएनए में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पिरिमिडिन, प्यूरिन कह सकते हैं, नाम छोटा है लेकिन दर्शन कैसे हैं? बड़े हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। आ गई बात समझ में? पिरिमिडिन क्या है? यहाँ पे नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं, केवल 1 रिंग स्ट्रक्चर है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एडिनिन, ग्वानिन क्या है? प्यूरिन में आएगा। साइटोसिन, थाइमिन और यूरैसिल के इसमें आएगा, ये आएगा पायरिमिडिन में। तो यहाँ पे थाइमिन को हम 5 मिथाइल यूरैसिल भी कह सकते हैं, जो प्रेजेंट होता है ओनली ऑन डीएनए के अंदर, और यूरैसिल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। यहाँ पे आपको केवल इसकी इतनी ही स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो 9 मेंबर होंगे प्यूरिन में और 6 मेंबर होंगे नाइट्रोजनस बेस के पिरिमिडिन में। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसमें पेंटोज शुगर कनेक्ट होती है, पेंटोज शुगर जो है लिंक होती है, और कौन से बॉन्ड से लिंक होती है, कौन से बॉन्ड से जुड़ती है नाइट्रोजनस बेस के साथ? ये होती है हमारी पेंटोज शुगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के साथ, ठीक है। जब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर कनेक्ट होते हैं, कौन? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कनेक्ट होते हैं, लिंक बनाते हैं, लिंक के द्वारा जुड़ते हैं, तो वो लिंक क्या कहलाता है? तो वो लिंक कहलाता है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। यहाँ पे पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन वाली शुगर है, तो इसे हमने इसलिए क्या कह दिया? पेंटोज कह दिया। अब यहाँ पे देखिए, पहला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इस तरह से। और यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा यहाँ पे 5 कार्बन वाली शुगर है, ये जुड़ी हुई है नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे भी प्यूरिन हो या फिर वो पिरिमिडिन हो, एडिनिन हो या फिर ग्वानिन हो, साइटोसिन हो या फिर थाइमिन हो या फिर यूरैसिल हो। लेकिन अगर यूरैसिल होगा वहाँ पे तो वो आरएनए के लिए फॉर्म होगा, अगर वहाँ पे थाइमिन होगा तो वो डीएनए के लिए फॉर्म होगा। ये स्ट्रक्चर हमने कल भी पढ़ी है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्ट है आपस में। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है?
फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ी है, यहाँ पे फिफ्थ प्राइम पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, हमारी राइबोस शुगर है। और ये क्या है, हमारा नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस भी कौन सा है, एडिनिन है। यहाँ पे भी ऐसे ही देखिए, ये राइबोस शुगर है, इसके एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, थाइमिन। ये राइबोस शुगर है, इसके एक तरफ जुड़ा हुआ है ग्वानिन, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारी राइबोस शुगर है, इसके थर्ड प्राइम पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इधर यहाँ पे जुड़ा हुआ है साइटोसिन। अब यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग क्या बने हुए हैं, ये अलग अलग बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बहुत लंबी सी चेन बनी हुई है, और ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, एक बार फिर से करा रही हूँ। इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या है। 5 कार्बन वाली यहाँ पे शुगर है, उसके 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आप 3 प्राइम मान सकते हैं। और इसके लास्ट में 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं। 3 चीज़ों में क्या क्या है, एक तो हमारी राइबोस शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है, और तीसरा हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। तीनों को मिला के हम क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तीनों को मिला के क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, अभी बताया है। डीएनए या आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है और आरएनए भी डबल स्ट्रैंड हो सकता है। अब यहाँ पे वही पिछले वाला डायग्राम है, एक बार और भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में। ये देखिए, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजनस बेस है। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिन। और ये कौन सी शुगर है, ये शुगर जुड़ी हुई है पेंटोस शुगर। इस तरह से ये बॉन्डिंग बना के क्या बना लिया इन्होंने, न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अगर यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप हम रिमूव कर दें, अगर हम ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दें और ये दोनों केवल बचें, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों यानी शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये कहलाएंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड कंपोनेंट इज पेंटोस शुगर, और थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, मल्टीपल्स वहाँ पे चेन लगी हुई है ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स की, जो बनाती है 3 चीज़ मिलके, नाइट्रोजनस बेस जो बीच वाले बॉन्ड बनाएंगे, पेंटोस शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप जो इसकी बैकबोन बनाते हैं, यानी लैडर का आउटर पार्ट बनाते हैं। और बीच के जो लैडर के स्टेयर्स हैं, डंडे हैं सीढ़ी के, वो कौन बनाएगा, नाइट्रोजनस बेस। आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डिंग करके बनाएंगे। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, जो हमने अभी पढ़े, प्यूरिन और पिरिमिडिन होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वही डायग्राम है, फिर से एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है। इस डायग्राम में ही बताया गया है। इस डायग्राम में किस तरह से कौन सी पोजीशन पे क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नहीं, यहाँ पे जो है थर्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेन बनी हुई है, पूरी चेन बनी हुई है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अभी जो नाइट्रोजनस बेस है, मल्टीपल नाइट्रोजनस बेस हैं। ये नाइट्रोजनस बेस जो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं किससे, वो जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। यानी अगर मैं बात करूँ, ये वाला बॉक्स प्लस ये वाला बॉक्स, क्या क्या है इसमें नाइट्रोजनस बेस है, इसमें पेंटोस शुगर है, और प्लस इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है।
तो इन आपस में इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है, आपस में इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे ये जो हैं ये भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे, नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में बॉन्डिंग करेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 प्राइम पे, और ये लास्ट में 5 प्राइम पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे 5th कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के 3rd कार्बन पे है, जबकि 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड है, इंक्लूड किया गया है। तो ये ईजी सी स्ट्रक्चर है, बहुत बार एक्सप्लेन की गई है, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से। अब यहाँ देख लेते हैं हम नाइट्रोजनस बेस, ये मैंने आपको कल भी कराया था, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, और ये न्यूक्लियोटाइड होके क्या होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडिनिन न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप के साथ राइबोस शुगर के साथ जुड़ के एडिनोसिन, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यानी फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस और प्लस पेंटोज शुगर क्या बनाएगा, एडिनाइलिक। इसके बाद है नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन, न्यूक्लियोसाइड होगा ग्वानोसिन, और यहाँ पे तीनों चीज़ें कौन कौन, फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बनाएगा ग्वानिलिक बॉन्ड, कौन सा बनाएगा, ग्वानिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। इसके बाद है साइटोसिन, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा साइटिडीन, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, साइटोसिन, तो ये मिल के बनाएगा साइटिडाइलिक एसिड। इसके बाद है थाइमिन आपको डीएनए में मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड इसका थाइमिडीन होगा, और न्यूक्लियोटाइड इसका यानी पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप थाइमिडाइलिक एसिड होगा। इसके बाद है यूरासिल, ये यूरासिल प्रेजेंट होगा आरएनए में, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और आरएनए डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, और आरएनए मोस्टली आपको मिलेगा, मोस्टली अबंडेंट है प्लांट्स एंड वायरसेस में आरएनए आपको मिलेगा, और ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो आरएनए में मिलेगा आपको यूरासिल, और यहाँ पे उसका न्यूक्लियोसाइड होगा यूरिडीन और न्यूक्लियोटाइड होगा यूरिडाइलिक एसिड। तो ये जो हैं ये आपको याद रखने हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है। तो हमारे पास 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। मेनली 2 टाइप के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। आप प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में आते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में कौन कौन से आते हैं, पिरिमिडिन। तो पायरी का मतलब यहाँ पे वाई आ रहा है, तो वाई देखो किस किस में आता है, साइटो में वाई आ रहा है, तो साइटोसिन। पिरिमिडिन में आएगा, थाइमिन में वाई आ रहा है, तो इसमें भी ये भी किस में मिलेगा, ये भी पिरिमिडिन में ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ और हमारे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया गया है। कुछ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो है हमारे एडिनिन पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा एडिनोसिन, फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा यानी फॉस्फोरिक एसिड के साथ कनेक्ट होगा, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, एडिनाइलिक एसिड और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा, यानी हम इसे AMP भी कह सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा दिखाई देगा हमारा ग्वानिन, राइबोस शुगर, ग्वानोसिन, फॉस्फोरिक एसिड और ग्वानिसाइलिक एसिड या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे ये होगा साइटोसिन, राइबोस शुगर के साथ कनेक्ट होगा, साइटिडीन बना लेगा न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा, साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडाइनिक मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा यूरेसिड। यूरेसिड हमारा किसके साथ जुड़ेगा, यूरेसिड हमारा जुड़ेगा राइबोस शुगर के साथ, यूरेसिड राइबोस शुगर। ये जो चीज़ें हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एंडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिड, तो ये जो यूरेसिल वाली चीज़ें हैं ये आपको मिलेगी आरएनए में।
तो ये अब इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो यूरिडीन कहलाएगा। फॉस्फोरिक एसिड के साथ कन्वर्ट होगा, जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा और इसके बाद ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा, यानी हम इसे शॉर्ट में UMP भी कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हमारा न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड हैं जो प्रेजेंट होंगे किसमें, DNA में। हमारे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, DNA में। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एडिनिन डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ ऐड होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन बनाएगा, फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा और डीऑक्सीडाइनिलिक एसिड या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। इसके बाद है हमारा ग्वानिन, जुड़ेगा डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ, डीऑक्सी ग्वानोसिन के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ और डीऑक्सी साइटेडिलिक एसिड बनाएगा। इसके बाद है हमारा साइटोसिन, जो कनेक्ट होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ, डीऑक्सी साइटेडीन बनाएगा और फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, डीऑक्सी साइटेडिलिक एसिड और डीऑक्सी साइटेडीन मोनोफॉस्फेट बना लेगा। इसके बाद है थाइमिन, थाइमिन कहाँ मिलता है, DNA में मिलता है। एंडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन कहाँ मिलेगा, DNA में। जबकि RNA में थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। डीऑक्सी राइबोस शुगर जुड़ेगी, डीऑक्सी थाइमिडीन बन जाएगा यानी न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, डीऑक्सी थाइमिडिक एसिड या डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बना लेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई होप आपको DNA की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड समझ में आया हो, नाइट्रोजनस बेस समझ में आया हो, प्यूरिन, पिरिमिडिन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों के बारे में पता चला हो। कौन सी न्यूक्लियोसाइड होंगे, RNA में होंगे, कौन से न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये चीज़ें आपको याद रखने वाली है कि एंडिनिन क्या होगा, बेस होगा। डीऑक्सी एडिनोसिन है तो वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोसाइड है। और डीऑक्सी एडिनाइलेट एसिड है तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानिन, ग्वानोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और डीऑक्सी ग्वानाइलेट क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ा सा। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं एरविन चारगाफ का रूल। जो एरविन चारगाफ थे उन्होंने अपने रूल के बारे में बताया था कि जो है DNA में एंडिनिन और ग्वानिन, DNA में जो होगा प्यूरिन और पिरिमिडिन दो बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो हमेशा इक्वल होंगे। यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो रेशो होगा, प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये बताया था हमारा एरविन चारगाफ ने। इन्होंने बताया था ये 1931 में। तो उन्होंने बताया अपने रूल के अकॉर्डिंग कि A हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। A जो होगा हमेशा डबल बॉन्ड से बॉन्डिंग करेगा, किसके साथ, T के साथ। और जो है A हमेशा जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ T के साथ जुड़ेगा। और G हमेशा जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ C के साथ। ठीक है, और यहाँ पे A = T होगा, जो DNA मॉलिक्यूल में इसकी जो क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी मतलब क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, एक यहाँ पे प्यूरिन है और एक यहाँ पे पिरिमिडिन है। तो यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन की क्वांटिटी हमेशा इक्वल होगी। यहाँ पे भी एक प्यूरिन है, एक दूसरा क्या है, पिरिमिडिन है। इनकी भी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि मोलर क्वांटिटी जो होगी साइटोसिन और ग्वानिन उनकी भी इक्वल होगी, एंडिनिन और ग्वानिन इनकी भी इक्वल होगी, और थाइमिन और साइटोसिन इनकी भी जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा मोलर क्वांटिटी इक्वल होगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि हमेशा जो रेशो आएगा A+G/T+C, इसका जो रेशो आएगा हमेशा वो कैसा आएगा, इक्वल में आके 1 आएगा। यानी या A+G जोड़ो, अपॉन करो उसके T+C, या फिर A+T करो, या फिर अपॉन करो C+G। तो इनका रेशो क्या आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। ये बताया था हमारे एरविन चारगाफ ने। और ये रूल आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान रखना है प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो है रेशो जो है बॉन्डिंग में, नाइट्रोजनस बेस बने हैं जो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है आपस में बॉन्डिंग की है इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इनकी बॉन्डिंग जो होगी हमेशा इक्वल होगी। ये बताया गया बस इस। अब यहाँ पे देख लेते हैं इरविन चारगाफ का जो रूल है वो क्या कहता है। इरविन चारगाफ का रूल, तो इरविन चारगाफ का रूल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इरविन चारगाफ का रूल क्या कहता है। तो इरविन चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियोटाइड और उनकी एबिलिटी के बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में डिस्कवर किया था 1931 में। पहले एक साइंटिस्ट आए लेवा ने, इसके बाद केमिकल एनालाइज किया DNA का चारगाफ ने, और उन्होंने चारगाफ रूल दिया।
उनका पूरा नाम क्या था? एरविन चारगाफ। कब दिया ये रूल? 1950 में दिया इन्होंने। और इन्होंने मेजर की थी क्वांटिटी और बेसिस की। कौन से बेसिस? नाइट्रोजनस बेस की, डीएनए में। और इसे जनरलाइजेशन किया इन्होंने। जनरलाइजेशन उन्होंने किस आधार पे किया, किस बेस पे किया? तो ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं आपको, इन्होंने देखा कि A इक्वल टू टी, के जो A होगा वो हमेशा इक्वल होगा टी के। A हमेशा इक्वल होगा टी के, और A अपॉन टी इक्वल टू हमेशा आएगा 1। ठीक है, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो बेस पेयर होंगे, आपस में बॉन्डिंग होगी, वो हमेशा इक्वल रहेगी। इसके बाद इन्होंने बताया मोलर क्वांटिटी बताई, मोलर क्वांटिटी एडिनिन और थाइमिन की, वो भी हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। इसी तरह साइटोसिन और जो ग्वानिन है उसकी भी मोलर क्वांटिटी कैसी होगी? हमेशा इक्वल होगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि A प्लस जी प्लस टी प्लस सी हमेशा क्या होगा? इनका रेशो भी हमेशा सेम रहेगा किसी एक स्पीसी में। ठीक है, जो वैरी करेगी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी का रेशो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और बात कही थी कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज में 1.79, T2 बैक्टीरियोफाज में 1.86 और माइक्रोबैक्टीरियन में 0.40 होगा। क्या होगा? किसका रेशो होगा? यहाँ पे ये रेशो बताया गया है इसमें एंडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन का। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाज यानी वायरस में अलग होगा, बाकी सब में इसका जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। और ये जो अमाउंट होगा A प्लस जी, ये इक्वल होगा टी प्लस सी के। तो ये था आपका चारगाफ का रूल। आई होप आपको समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का डीएनए का स्ट्रक्चर और इरविन चारगाफ का रूल बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि आज हमने फिर से रिकॉल किया है और इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल। थैंक यू।